चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक और प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है। सच कहूं तो ये खराब लीडरशिप, बहुत बड़े अहंकार और अंधे प्रतिशोध पर एक मास्टर क्लास है। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक गलत फैसला पूरे के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला। सोचिए, क्या होगा अगर कोई राजा अपनी छोटी-मोटी परेशानियां सुलझाने के लिए अपने सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा शिकारी को ही अपने घर दावत पर बुला ले। सुनने में पागलपन लगता है ना? बिल्कुल, यही तो इस पूरी कथा का आधार है। ये कहानी एक ऐसे शासक की है जिसकी छोटी-छोटी शिकायतें और उसका अपना ईगो उसे इतना अंधा कर देता है कि वो सामने खड़े मौत के साई को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। भाग एक, झगड़ालू मेंढक राजा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक कुएं से, और इस कुएं का राजा है गंगदत्त। अब गंगदत्त कोई ऐसा वैसा आम राजा नहीं था, और उसका कुआं कोई शांत खुशनुमा जगह बिल्कुल नहीं थी। वहां का माहौल हमेशा किसी न किसी तनाव और कलह से भरा रहता था। इस गंगदत्त के राज करने का तरीका सच में बहुत कड़वा था। पहली बात, वो हद दर्जे का झगड़ालू था। वो सिर्फ आसपास के पड़ोसी कुओं से ही नहीं भिड़ता रहता था, बल्कि अपने खुद के कुएं में भी तानाशाही चलाता था। अगर कोई समझदार मेंढक उसे टोकता या सही रास्ता दिखाता, तो पता है वो क्या करता था? वो अपने पाले हुए गुंडे मेंढकों से उसे बेरहमी से पिटवा देता था। और सबसे बड़ी बात, अपनी हर मुसीबत का ठीकरा वो हमेशा दूसरों के सिर फोड़ता था। तो जाहिर सी बात है, ऐसे राजा के खिलाफ उसकी अपनी ही प्रजा के दिलों में कितना भयंकर गुस्सा उबल रहा होगा। भाग 2, अपमान और बगावत। और यकीन मानिए, असली तबाही यहीं से शुरू होती है। एक दिन क्या होता है कि गंगदत्त का एक पड़ोसी राजा से बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है। खूब तू मैं होती है। जब गंगदत्त अपने कुएं में लौटता है तो वो ऐलान कर देता है कि पड़ोसी राजा ने उसका बहुत बड़ा अपमान किया है, और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो तुरंत अपनी प्रजा को युद्ध छेड़ने का सीधा आदेश दे देता है। वो भी तब जब कुएं में हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि इस फसाद की जड़ खुद गंगदत्त ही है। लेकिन इस बार कुएं के बुद्धिमान मेंढकों ने ऐसा जवाब दिया जिसने गंगदत्त के ईगो को छलनी कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे 2 गुने मेंढक हैं। वो काफी हट्टे कट्टे हैं और हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हम ये बेवकूफी भरी लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये एकदम सही और प्रैक्टिकल फैसला था, लेकिन एक घमंडी राजा के लिए, उसके लिए तो ये सीधी सीधी बगावत थी। गंगदत्त एकदम सन्न रह गया, गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसी पल ठान लिया कि इन गद्दारों को तो हर हाल में सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा डार्क ह्यूमर देखिए। अपनी प्रजा से मुंह की खाने के बाद गंगदत्त जाता है अपने सगे बेटों के पास, उन्हें युद्ध के लिए भड़काने। लेकिन उसका अपना सबसे बड़ा बेटा क्या जवाब देता है? वो कहता है, पिताश्री, आपने तो हमें कभी टर्राने तक की इजाजत नहीं दी, और टर्राने से ही तो मेंढकों में ताकत आती है। अब बिना जोश और हौसले के हम भला किसी को कैसे पीट सकते हैं? ये लाइन सच में एक शासक की सबसे बड़ी हार को दिखाती है। उसने अपने ही लोगों की आवाज को इतना कुचल दिया था कि अब उनमें अपने लिए लड़ने तक की हिम्मत नहीं बची थी। भाग 3, दुश्मन से सौदा। अपनों से चिढ़कर और बदले की आग में पूरी तरह जलते हुए गंगदत्त अब एक ऐसा कदम उठाता है जो सच में पूरी तरह विनाशकारी है। वो अपने कुएं से बाहर निकलता है एक बाहरी साथी की तलाश में। और वो साथी है कौन? एक विशाल खूंखार नाग जो कुएं के ठीक पास एक बिल में रहता था। और यहां आकर गंगदत्त की बेवकूफी पूरी तरह सामने आ जाती है। एक तरफ उसका इरादा देखिए, वो दुश्मनों से बदला लेने के लिए एक ताकतवर दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे अनकंट्रोल्ड पैदाइशी शिकारी को अपने ही घर का रास्ता दिखा रहा है जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। जब गंगदत्त नाग को आवाज लगाता है तो खुद नाग हैरान होकर कहता है, भाई, मैं तुम्हारा जन्मजात दुश्मन हूं, तुम्हें कच्चा चबा जाता हूं, और तू मेरे ही बिल के सामने खड़े होकर मुझे पुकार रहा है। मतलब लॉजिक और मूर्खता के बीच का इससे भयानक टकराव शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन गंगदत्त अपनी ही बर्बादी का सौदा एक खौफनाक वादे के साथ करता है। वो नाग से कहता है, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते एकदम अजगर बन जाओगे। एक पल के लिए सोचिए, एक राजा जिसका पहला और सबसे अहम काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, वो अपने ही लोगों की बलि चढ़ाने का लालच एक खूंखार शिकारी को दे रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रजा ने उसके ईगो को ठेस पहुंचाई थी।
चलिए अब देखते हैं कि ये भयानक योजना कैसे शक्ल लेती है। गंगदत्त का ये सो कॉल्ड मास्टर प्लान पूरी तरह से इस अजीब भ्रम पर टिका था कि वो एक नाग को अपने इशारों पर नचा सकता है। उसने अपने जासूस मेंढकों से पहले ही कुछ सीक्रेट सुरंगें खुदवा रखी थी। प्लान ये था कि नाग को कुएं के एक बीच वाले कमरे में छिपाया जाएगा और फिर गंगदत्त खुद चुन चुनकर बताएगा कि नाग किस किस दुश्मन मेंढक को अपना शिकार बनाएगा। ये उस राजा का वो अंधा ओवर कॉन्फिडेंस था जहां उसे लगने लगा था कि वो कुदरत के नियमों को भी अपने हिसाब से बदल सकता है। भाग 4 असीमित भूख। तो योजना शुरू होती है। नाग कुएं में आता है और गंगदत्त के साथ उस कमरे में छिपकर बैठ जाता है। और यहीं से कहानी बहुत डार्क हो जाती है। एक खौफनाक दावत का सिलसिला शुरू होता है। नाग की वो भूख जिसे गंगदत्त ने अपने फायदे के लिए जगाया था, अब बस बेकाबू होने ही वाली थी। इसके बाद जो टाइमलाइन बनती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहले हफ्ते में गंगदत्त के इशारे पर नाग ने पड़ोसी कुओं के सारे दुश्मन मेंढकों को चुन चुन कर खा लिया। जब वो खत्म हो गए तो नाग ने कहा कि उसे और खाना चाहिए। तब गंगदत्त ने क्या किया? उसने कुएं के उन सारे समझदार और स्याने मेंढकों को मरवा दिया जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था। और फिर तीसरे हफ्ते में जब नाग की भूख और ज्यादा भड़क उठी तो गंगदत्त ने अपनी उस आम प्रजा को भी नाग के हवाले कर दिया जिनसे वो चिढ़ता था। अब जब सारे दुश्मन खत्म हो गए, कुएं के सारे बुद्धिमान सलाहकार मारे गए और बेचारी आम प्रजा भी नाग के पेट में समा गई, तो एक बहुत ही खौफनाक सवाल उठता है। अब खाने के लिए बचा ही कौन है? कुएं में अब एक मौत जैसा डरावना सन्नाटा छा चुका है। गंगदत्त का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। भाग 5 अंतिम कीमत। अब हम इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे ट्रैजिक हिस्से में आ गए हैं। ये वो पॉइंट है जहां गंगदत्त को अपने उस फैसले की असली और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ती है जिससे वो अब तक अपना कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था। नाग का ये बयान उस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है जिसे गंगदत्त लगातार नजरअंदाज कर रहा था। नाग आराम से अपना फन फैलाता है और कहता है, मेंढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का, तू बस अब मेरे खाने का इंतजाम कर, वरना हिस। बात एकदम साफ थी। नाग को अब बिना कोई मेहनत किए 24 घंटे घर बैठे बैठे दावत उड़ाने की आदत पड़ चुकी थी। गंगदत्त का वो घमंड कि वो नाग को कंट्रोल कर लेगा, वो अब चकनाचूर हो चुका था। और यहीं पर हमें गंगदत्त का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जब नाग और खाने की जिद करता है तो गंगदत्त अपने बचे कुचे दोस्तों को भी उसे खिला देता है। फिर उसके खुद के बेटे नाग का निवाला बन जाते हैं। और सबसे डरावनी बात देखिए, वो इस भयानक क्रूरता को ये सोचकर सही ठहराता है कि अगर मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो और बेटे पैदा कर लेंगे। और जब नाग का पेट फिर भी नहीं भरता तो वो अपनी बूढ़ी पत्नी को भी मरने के लिए छोड़ देता है, ये सोचकर कि चलो अच्छा है, बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, अब किसी जवान मेंढकी से शादी कर लूंगा। ये डार्क आयरनी का चरम है। बस अपनी जान बचाने की एक बेकार कोशिश में हर एक रिश्ते की बलि चढ़ा देना। और आखिरकार ये पूरा खूनी खेल आकर इस एक नंबर पर रुक जाता है। सिर्फ एक। उस पूरे विशाल कुएं में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंढक बचा था, और वो था खुद गंगदत्त। उसकी प्रजा, उसके दुश्मन, उसके दोस्त, उसके बेटे और उसकी पत्नी सब जा चुके थे। बदला लेने की उसकी उस एक छोटी सी सनक ने उसे पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला कर दिया था। जब सब कुछ खत्म हो जाता है और गंगदत्त हाथ जोड़कर नाग से वापस अपने बिल में लौटने की भीख मांगता है और कहता है कि अब तो केवल मैं ही बचा हूं तुम्हारा प्यारा दोस्त, तब नाग अपनी सबसे क्रूर और फाइनल पंचलाइन मारता है। वो कहता है, तू कौन सा मेरा मामा लगता है। ये बहुत गहरी बात है। एक शिकारी और उसके शिकार के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और इसी के साथ नाग ने एक ही झपट्टे में गंगदत्त को भी निगल लिया। तो इस पूरी कथा से जो सबसे बड़ी और सबसे अहम सीख मिलती है वो ये है, जो इंसान अपनों से बदला लेने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ किसी बाहरी दुश्मन का साथ लेता है, उसका अंत पूरी तरह से निश्चित है। गंगदत्त की ये कहानी हमें बहुत ही कड़े शब्दों में समझाती है कि ईगो और प्रतिशोध में लिए गए फैसले आखिर में हमें ही खा जाते हैं। जब हम अपनी कोई समस्या सुलझाने के लिए किसी ऐसे खतरे को बुला लेते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो असल में हम खुद अपने ही विनाश की कहानी लिख रहे होते हैं। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगी।